अ वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल की क्लासेस में हम लोगों ने अलावेंसेस देखा था और अलावेंसेस में हम लोगों ने देखा था फुल्ली टैक्सेबल, पार्टी टैक्सेबल और फुल्ली एग्जेम्प्ट। फुल्ली टैक्सेबल में कई सारे अलावेंसेस पड़े थे, मेडिकल अलावेंस, टिफिन अलावेंस, लंच अलावेंस, सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, डियरनेस अलावेंस, डियरनेस पे, डॉग अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था फुली टैक्सेबल के अंदर में। ठीक, पार्टी टैक्सेबल में भी हम लोगों ने दो बाइफर्केशन किया था। एक हम लोगों ने पढ़ा था अप टू एक्सपेंडिचर और एक हम लोगों ने पढ़ा था अप टू सर्टेन लिमिट। अप टू एक्सपेंडिचर तक में हमने बोला था हेड कट होता है। हेड कट का मतलब H फॉर हेल्पर, A फॉर एकेडमिक, D फॉर डेली, C फॉर कन्वेयंस, U फॉर यूनिफॉर्म और T फॉर ट्रेवलिंग। ठीक, ये हेड कट होता है। इसमें आप जितना खर्चा करोगे उतना माफ हो जाएगा, जितना बचा लेंगे आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, वो आपका अलावेंस मान लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था अप टू सर्टेन लिमिट। अप टू सर्टेन लिमिट में हम लोगों ने पढ़ा था हाउस रेंट अलावेंस और एंटरटेनमेंट अलावेंस। इसके बारे में हम लोगों ने बताया था कि हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि इसके प्रोविजंस होते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, हॉस्टल अलावेंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस में हमने बताया था 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम कितने 2 चाइल्ड तक। हॉस्टल अलाउंस में हम लोगों ने क्या देखा था 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चाइल्ड, इतना हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने बोला था कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो पहले माफ था 1600 और 3200, वो अब स्क्रैप हो गया है, वो ख़त्म हो गया है, वो डिलीट हो गया है और वो पूरी तरह से क्या हो गया है, टैक्सेबल हो गया है। और उसी के बेसिस पे आपको अब स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 40,000 या 50,000 का, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने देखा था हिल अलावेंस होता है। हिल अलावेंस के अलावा अंडरग्राउंड अलावेंस होता है, ट्राइबल अलावेंस होता है, बॉर्डर अलावेंस होता है। ये सब जैसा सरकार नोटिफाई करती है उसके हिसाब से उतना एग्जेम्पशन लिमिट तय होती है। ठीक, नॉर्मली अंडरग्राउंड अलावेंस पे 800 पर मंथ है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था रनिंग अलावेंस। रनिंग अलावेंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़, यानी कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो हम लोग अलावेंस देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रनिंग अलावेंस। इसमें हम लोगों ने देखा था प्रोविज़न 70% ऑफ एन अलावेंस और ₹10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस, इतना हम लोगों ने देखा था। फुल्ली एग्जेम्प्ट हम लोगों ने पढ़ा था। फुल्ली एग्जेम्प्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था सैंक्चुअरी अलावेंस, यूएनओ से कोई अगर अलावेंस मिलता है, उसके अलावा अगर आपको यूनेस्को से कोई मिलता है या फिर आप फॉरेन अलावेंस होता है। ठीक, कार अलावेंस हो गया, ये सारे जो अलावेंस होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरह से माफ होते हैं। सैंक्चुअरी अलावेंस हो गया जो जज और एमपीज और एमएलएस को दिया जाता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और जिसका नाम है हाउस रेंट अलावेंस, HRA। ठीक है, हाउस रेंट अलावेंस देखो होता क्या है पहले, व्हाट इज हाउस रेंट अलावेंस HRA। आप अक्सर नाम सुने होंगे लेकिन ये होता क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, ध्यान से सुनना। ये मेरा एम्प्लॉयर है और इसकी कंपनी है, मान लेते हैं इसकी कंपनी है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ठीक है, इसने मुझे हायर किया और मैं रहता हूं वाराणसी में। इसने मुझे हायर कर लिया वाराणसी पे, कहा आओ और दिल्ली में आके काम करो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है सर। मैं जब दिल्ली में गया तो बनारस में तो मेरा घर था खुद का, ओन हाउस था, लेकिन जब मैं दिल्ली में गया तो दिल्ली में मुझे रेंट पे घर लेना पड़ गया। किस पे लेना पड़ गया, रेंट पे घर लेना पड़ गया। ठीक है, तो कंपनी ने मुझसे बोला कि तुम बनारस में, मान लेते बनारस में भी उसकी वही सेम कंपनी थी, ठीक, जिसमें मैं काम करता था, कितने का 10,000 का। बनारस में ही उसकी कंपनी में काम करता था 10,000 में। अब वो मुझे दिल्ली बना रहा है और अगर यहां पे भी मुझे 10,000 ही देगा तो क्यों मैं जाऊं दिल्ली, क्यों मैं दिल्ली जाऊं।
जब 10,000 मुझे यहीं मिल रहा है, 10,000 वहां भी मिलेगा और ऊपर से मुझे रेंट भी देना पड़ेगा अपना। मान लेते हैं कि मैंने 4,000 में कहीं पे रेंट पकड़ लिया, तो मेरा तो 4,000 एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है ना, जो यहां नहीं हो रहा था। तो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे लालच दिया, मैंने बोला था अलावेंस लोभ लुभावने वादे, अलावेंस और कुछ नहीं बल्कि लोभ लुभावने वादे हैं। उसने बोला कि चलो जो तुम बना यहाँ दिल्ली में आके काम करोगे और जो घर किराए पे लोगे, जो रूम किराए पे लोगे, और जो भी उसका रेंट होगा, जो भी उसका रेंट होगा वो रेंट कंपनी बियर कर देगी। यानी कि कंपनी तुमको रेंट का पैसा देती है, कंपनी तुमको अलावेंस दे रही है कि ये लो 10,000 और रेंट दे देना। आ रही बात समझ में? अच्छा, यानी कि सर कहना चाह रहा है कि कंपनी हमको बुलाती है न्यू दिल्ली में और कहती है कि तुम यहां पे काम करो और जो भी रेंट होगा तुमको जितने में देना दे दो, मेरे तरफ से इतना रेंट पकड़ लो। यानी कि कंपनी मुझे रेंट देती है, मान लेते हैं 10,000 रेंट दी, या इस वाले केस में मान लेते हैं कि मुझे 5,000 रेंट दी। कितना रेंट दी? 5,000, कि ये लोग 5,000 और किराए के घर पे रह लेना। अब मेरी इच्छा है कि मैं कहीं भी रहूं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने मुझे कितना रेंट दिया? 5,000। हो सकता है कि मैं किराए के घर में रहूं, 3,000 में ही मैं रहना शुरू कर दूं, या हो सकता है कि मैं 10,000 में रहूं, इससे कोई लेना देना नहीं है। या ये भी हो सकता है कि मैं अपने दोस्त के यहां रहता हूं और अपना पूरा रेंट बचा रहा हूं, ये भी हो सकता है। लेकिन कंपनी मुझे फिक्स कितना दे रही है? 5,000। तो अगर कंपनी मुझे 5,000, 10,000 या कुछ भी अमाउंट रेंट के तौर पे देती है कि ये लो रेंट का पैसा और पे कर देना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाउस रेंट अलावेंस। सर समझ कीजिए, मैंने कहा कितना आसान है। मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, अगर वो कंपनी मुझे किराए के घर में रहने के लिए पैसा देती है, लो ये लोग किराया पकड़ो और रहो, उसी को हम क्या कहते हैं? हाउस रेंट अलावेंस। क्लियर हो गया? मैं जिस घर में रहता हूं उस घर में रहने के लिए अगर मेरा मकान मालिक मुझे कुछ भी किराया देता है, उस सैलरी के ऊपर, यानी कि जो मुझे सैलरी मिलती है उनके एडिशन में अगर मुझे कोई अलावेंस देता है रेंट के रूप में, तो उसको हम कहते हैं हाउस रेंट अलावेंस। इससे कोई लेना देना नहीं है कि मैं कितने के किराए के घर पे रहता हूं। मैं उससे ज्यादा में भी रह सकता हूं, मैं उससे कम में भी रह सकता हूं, उससे कोई लेना देना नहीं है। हाउस रेंट अलावेंस कितना होगा? जितना कंपनी मुझे देगी। यानी कोई अगर आपसे पूछा हम आपको 10,000 रुपया रेंट का देते हैं, तो एचआरए कितना हो गया? 10,000। आप कितना खर्चा करते हो हमको उससे मतलब नहीं है। ओके सर, यानी कि कंपनी ने अगर कंपनी ने मुझे ये 5,000 रुपया दिया रेंट का, तो हाउस रेंट अलावेंस कितना माना जाएगा? सर एचआरए माना जाएगा 5,000। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सर? ठीक है, चलिए अब मामला फंसा कि इसका प्रोविजन। आइए इसकी प्रोविजन के बारे में देखते हैं कि प्रोविजन क्या कहता है। कहता है कि आपका हाउस रेंट अलावेंस तो हो गया जितना कंपनी ने दिया, ठीक, 15,000 मान लेते, 15,000 मेरी कंपनी ने दिया। अब अगर 15,000 कोई सैलरी मान लेते हैं, गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ पैसा खर्चा भी कर रहे हैं। तो इस केस में यहां पे आपको एक एग्जेम्पशन दिया गया, सरकार ने आपको एग्जेम्पशन दिया है। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1013A 1013A आपको एग्जेम्पशन मिला है 1013A के अंदर में। और ये 1013A के अंदर में एग्जेम्पशन कितना मिला है, इसके लिए आपको प्रोविजन देखना होगा। सर प्रोविजन क्या है? तो प्रोविजन ये कहता है, ध्यान से मेरे बच्चे प्रोविजन लिखेंगे कॉपी में, ठीक है? प्रोविजन
प्रोविजन ये कहता है एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, नंबर 2 रेंट पेड, जो आपने रेंट पे किया है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। और तीसरा 10% को आप 1/10 भी बोल सकते हैं, ठीक है, 1/10 ऑफ सैलरी। या तीसरा है 40% ऑफ सैलरी और 15% ऑफ सैलरी एज द केस में बी, एज द केस में बी। सर ये केस क्या है? तो 40% का सैलरी तब लगेगा अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटी, अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटी या मेट्रो सिटी, ठीक है। और यहां पे क्या लगेगा? ये कब लगेगा? इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, यानी कि दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, चेन्नई, इंदौर, बेंगलोर, ऐसे बड़े बड़े शहरों में अगर आप रहते हैं तो वहां पे 50% सैलरी लेंगे, अदरवाइज 14% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। इन तीनों में से जो कम होगा, लीस्ट ऑफ द बिलो मेंशन्ड, ठीक, लिस्ट ऑफ द बिलो मेंशन कैटेगरी लिख देते हैं। जो इन तीनों में से जो सबसे कम वाला होगा कैटेगरी में जो आएगा, उस उतना ही क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। या तो जो आपको एक्चुअल HRA रिसीव हुआ है वो माफ हो जाएगा, या जो आपने रेंट पे किया उसमें से 10% माइनस कर देंगे सैलरी का, जो आएगा वो हो जाएगा। और तीसरा है 40% और 50%, जैसा होगा केस वो लिख देना। अब इन तीनों में से जो कम होगा, इन तीनों में से जो क्या होगा? कम होगा, वो माफ हो जाएगा। यानी कि ये जो निकल के कम वाला आएगा उसको हम कहां पे लिख देंगे? उसको हम लिख देंगे यहां पे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, यानी कि एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जैसे इस वाले केस में एक्चुअल HRA रिसीव 15,000 है तो यहाँ पे 15,000 लिख देंगे। उसके अलावा बाकी दोनों भी होगा। इन तीनों में से जो कम निकलेगा वो कम लिख देंगे यहाँ पे, और फिर उसको माइनस करने पे जो आएगा वही हमारा हो जाएगा टैक्सेबल अलावेंस, टैक्सेबल अलावेंस। आ रही है बात समझ में? मामला फंसा कि सर ये तो हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, रेंट पे भी मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया, 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी? यानी कि सर सैलरी में तो आप उतना लंबा चौड़ा लिखवाए थे, बेसिक सैलरी, बेसिक वेजेस, DA, अलावेंसेस, परक्विजिट, सब कुछ लिखवाए थे। आखिर सर सैलरी में हम लेंगे क्या क्या? तो यहां पे बोला गया है मीनिंग ऑफ सैलरी, MOS, मीनिंग ऑफ सैलरी। तो मीनिंग ऑफ सैलरी के लिए बोला गया है बेसिक सैलरी लिया जाएगा प्लस डियरनेस अलावेंस, डियरनेस अलावेंसेस, ठीक, कौन सा? रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, ठीक, या इसी को हम लोग कह सकते हैं डियरनेस पे, डियरनेस पे प्लस कमीशन, प्लस कमीशन। और कमीशन कौन सा लेंगे? जिसमें लिखा होगा फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर। अगर इस तरीके से कोई कमीशन दिया होगा तो उसको ले लेंगे।
यानी कि जब सैलरी ले ले होंगे तो सैलरी का मतलब क्या होगा, बेसिक सैलरी ले लेंगे, डीएनएस अलावेंस ले लेंगे और कमीशन ले लेंगे। ठीक, इतना चीजें ले लेंगे और हमारा काम हो जाएगा खत्म। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग अच्छा सा। चलिए मान लेते हैं कि एचआरए कितना है, 15,000। ठीक है, चलिए, और क्वेश्चन में बोला है बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ। बेसिक सैलरी कितना दिया है, 10,000 पर मंथ। डीएनएस अलावेंस दिया हुआ है मान लेते हैं 12,000। ठीक है, और उसके बाद से दिया हुआ है, यहां पर लिख देते हैं फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। ठीक है, और फिर दिया हुआ है कमीशन। कमीशन आपको दे दिया है 5% ऑन 6 लाख। तो 6 लाख का 5% हो जाएगा आपका 30,000। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके बाद से आपको दिया हुआ है एचआरए, और एचआरए आपको दे दिया है मान लेते हैं 15,000, और रेंट पेड आपको दे दिया है 12,000। ठीक है, 1,000 पर मंथ। ठीक है, ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, और बेसिक सैलरी कर देते हैं 1,20,000। ये इतनी आपको इंफॉर्मेशन दिया है और कह रहा है कि अब आप निकालो कि एचआरए कितना टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल एचआरए निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने बोला हाउस रेंट अलावेंस हमको कितना मिला है, 15,000। तो यहां पे कितना लिख देंगे, 15,000। अब बोला है कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में पहला है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। तो एक्चुअल एचआरए मुझे कितना रिसीव हो गया है, 15,000। तो मैं यहां पे कितना लिख दूंगा, 15,000। फिर मुझे बोला है दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड हमने कितना किया है सर, 12,000। रेंट पेड कितना है, 12,000, और 10% ऑफ सैलरी लेना है। तो सैलरी का मतलब क्या होता है, सैलरी हम कौन सा लेंगे इसमें से। तो सैलरी के लिए हमको बोला है कि ये और ये ले लेंगे। तो जल्दी से बताओ बेसिक सैलरी कितना है सर, बेसिक है 1,20,000। तो हम ले लेंगे 1,20,000 प्लस डीएनएस अलाउंस लेंगे तब जब वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा या फिर वो फॉर्म ऑफ सैलरी होगा। तो यहां पे लिखा है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। तो अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होगा तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और अगर सिर्फ और सिर्फ डीएनएस अलाउंस लिखा होगा तो उसको नहीं लिया जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। फिर क्या है, कमीशन कब लेंगे, जब वो फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर दिया होगा। यहां पे कमीशन दिया है 5% ऑन 6 लाख, यानी कि टर्नओवर पे फिक्स परसेंटेज है, यानी कि 6 लाख का 5% लेंगे 30,000, यानी कि ये भी 30,000 इसको यहां पे ले लेंगे। ठीक, इसको जोड़ो 1,25,000, 1,50,000, 1,60,000, 1,62,000। ठीक, 1,62,000 आ गया। अब हम इस 1,62,000 का कितना परसेंट निकालेंगे, 10%। 1,62,000 का 10% कितना आएगा, 16,200। कितना आएगा,
16,200। तो अगर ये 16,200 आया है यानी कि माइनस कितना करेंगे 16,200। ठीक, एज्यूम कर लेते हैं कि ये रहता है नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में, नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में। तो अगर वो नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है इसका मतलब 40% ऑफ सैलरी, तो सैलरी तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुका है 1,62,000। तो हम यहां पे लिख देंगे अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए 40% ऑफ 1,62,000। ठीक है, 1,62,000 का 40% होगा 64,800, यानी कि हम यहां पे कितना लिख देंगे 64,800। ठीक, यहां पे 12,000 में से ये जाएगा तो निगेटिव 4200 आएगा, लेकिन निगेटिव कोई चीज नहीं होता है रुपीज में, तो हम यहां पे 0 लिख देंगे। कितना लिख देंगे 0, यानी कि निल। ये तीन चीज हम लोगों ने निकाल दिया। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हम लोगों ने मीनिंग ऑफ सैलरी निकाली है क्वेश्चन से, तो मीनिंग ऑफ सैलरी में कितना आ गया 1,62,000। फिर मैंने उसका 10% निकाले क्योंकि बोला था 10% ऑफ सैलरी, तो 10% ऑफ सैलरी इतनी आ गई, मैंने इसको यहां पे लिख दिया। 40% ऑफ सैलरी, 40% का मतलब इसका, इसका और इसका 40%, तो 1,62,000 का 40% कितना आ जाएगा 64,800। ठीक, अब इन तीनों में से जो सबसे कम होगा, इन तीनों में सबसे कम है ये, यानी कि यहां पे कितना लिख देंगे निल। अब इन तीनों में सबसे कम निल है यानी कि 0 है, तो यहां पे माइनस भी क्या होगा निल। इसका मतलब कि पूरा का पूरा 15,000 क्या हो जाएगा टैक्सेबल, यानी कि टैक्सेबल अलावेंस क्या हो गया सर, टैक्सेबल अलावेंस हो गया हमारे पास 15,000। ठीक है, ठीक है सर। इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कीजिए। मैंने कहा ओके, आप कहते हो तो चेंज कर देता हूं। मैं यहां से फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी हटा दे रहा हूं, मैं यहां से फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी हटा दे रहा हूं। और क्या कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, और मैंने यहां से 5% भी हटा दिया, यानी कि अब मेरे पास इतना है। और क्या करूं, और मुझे कुछ करना है, और मुझे कुछ करना है। काम करते सर रेंट पेड जो है वो ज्यादा कर दीजिए। मैंने कहा ओके, रेंट पेड कितना कर दूं, रेंट पेड इसको कर देता हूं 1500 पर मंथ। ठीक, 1500 पर मंथ कितना आ जाएगा 18,000। अब तो ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, इतना काम कर दिए। अब जल्दी से बताओ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जरा बताओ अलावेंस कितना है सर, अलावेंस है 15,000। ओके, यहां पे 15,000 लिखा गया। ठीक है, ठीक सर, एक्चुअल एचआरए सिर्फ 15,000 है। अब जरा बताओ मीनिंग ऑफ सैलरी निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे सर? बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे मीनिंग ऑफ सैलरी। मीनिंग ऑफ सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलावेंस, कौन सा रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। जल्दी से बताओ क्या मैंने यहां पे रिटायरमेंट बेनिफिट लिखा है? नहीं। क्या मैंने फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी लिखा है? नहीं। यानी कि अगर सिर्फ डीएनएस अलावेंस लिखा है तो उस केस में ये मेरे सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। सर अगर सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा तो क्या ये यहां से मिट जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल मिटा दो इसको, यूं कर दो 0। ठीक, ओके सर। कमीशन पे आते हैं। कमीशन जल्दी से बताओ, फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर दिया है या नहीं दिया है? फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर दिया है कि नहीं दिया है? सर बिल्कुल नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो नहीं लेंगे, इसका मतलब कि ये 30,000 भी नहीं लिया जाएगा। ओके, यानी कि ना तो ये लूंगा ना तो ये लूंगा, इसका मतलब कि मेरा सैलरी हो जाएगा 1,20,000। ओके, 1,20,000 का 10% कितना होता है सर? ये तो 12,000 होता है ना। मैंने कहा वेरी गुड। अब मैं यहां पे लिख दूंगा, ध्यान से मेरी बात सुन लो। रेंट पेड कितना है जल्दी से बताओ बच्चों। रेंट पेड सर आपने चेंज करके 18,000 कर दिया था। मैंने कहा हाँ, इसका मतलब कि ये हो जाएगा 18,000। माइनस करेंगे 1,20,000 का 10% 12,000, इसका मतलब कि यहां पे लिख देंगे 12,000, तो ये हो जाएगा 6,000। ओके,
फिर यहां पे लिखेंगे 40% ऑफ व्हाट, 40% ऑफ व्हाट, 40% ऑफ 1,20,000। क्यों? क्योंकि अब मीनिंग ऑफ सैलरी कितनी हो गई है? 1,20,000। 12 चौक 48, यानी कि यहां पे लिख देंगे 48,000। कोई समस्या है? नहीं सर, ये तो बहुत आसान है। अब इन तीनों में से जो लिस्ट होगा, इन तीनों में से जो लिस्ट होगा, लिस्ट कौन सा है? लिस्ट कौन सा है? लिस्ट कौन सा है? सर मैं बताऊंगा लिस्ट कौन सा है। लिस्ट है आपका 6,000, यानी कि यही 6,000 क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। यानी कि यहां 15,000 में से माफ कर दूंगा मैं 6,000, यानी कि हमारा टैक्सेबल अलावेंस हो जाएगा 9,000। क्या कोई भी समस्या है इसमें? टैक्सेबल अलाउंस हो गया 9,000। कोई भी समस्या है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बहुत ही इजी है, इसमें तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हो जाएगा पक्का? श्योर? चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखने वाले हैं और इसको हम लोग देखते हैं। चलिए सर, डियरनेस अलावेंस और डियरनेस पे के साथ क्या क्या वो खिलवाड़ कर सकता है? क्या क्या वो खिलवाड़ मेरे साथ क्वेश्चन में कर सकता है? कब मैं लूं, कब मैं ना लूं, क्या क्या हो सकता है? आइए उसके बारे में देखते हैं कि डियरनेस अलावेंस में कितने आपके साथ खेल हो सकते हैं। ठीक है, कब मैं रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट मानूंगा और कब मैं उसको रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं मानूंगा। देखो ध्यान से, बहुत आसान है। अगर डियरनेस अलाउंस दे दिया है आपको, ठीक, या दे देगा आपको डियरनेस पे, या दे सकता है आपको डियरनेस अलावेंस। ठीक, मैं पहले लिख देता हूं, फिर आपको लिखता है डियरनेस अलावेंस, फिर आपको लिखता है डियरनेस अलावेंसेस। ठीक है, बस इतना ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको डियरनेस अलावेंस दे दिया, मान लेते हैं 20,000। ठीक, एक क्वेश्चन। दूसरा केस है डियरनेस पे आपको दे दिया 20,000। ओके। तीसरा है डियरनेस अलावेंस जो है वो आपको दे दिया 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी है आपकी 2 लाख। ओके, तो 10% ऑफ सैलरी कितना आ जाएगा? 20,000। ठीक, डियरनेस अलाउंस और आपको दे दिया और लिख दिया फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी। ठीक, या ऑब्लिक करके लिख दिया रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक, 20,000। ठीक, फिर आपको दे दिया डियरनेस अलावेंस ब्रैकेट में 60% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी 20,000। और लास्ट केस दे दिया आपको
ठीक, इतनी कहानी वो आपके साथ कर सकता है। ठीक है, इतनी कहानी वो आपके साथ कर सकता है। जब हम लिखेंगे यहाँ पे मीनिंग ऑफ सैलरी कि कब कब हम उसको मीनिंग ऑफ सैलरी में लेंगे, यानी कि डियरनेस अलाउंस जो है वो कब कब हम उसको मीनिंग ऑफ सैलरी के अंदर में लेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि कब कब मैं उसको लूंगा और कब कब मैं उसको नहीं लूंगा। चलिए, तो सबसे पहले अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डियरनेस अलाउंस दिया है, सिर्फ और सिर्फ डियरनेस अलाउंस दिया है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया है, तो ये मेरे मीनिंग ऑफ सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। ये मेरे मीनिंग ऑफ सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, यानी कि जब मैं एचआरए निकालना होगा तो उस केस में मैं डीए नहीं लूंगा। ओके, डियरनेस पे दे दिया। देखो, डियरनेस पे का मतलब ही होता है कि डियरनेस अलाउंस का वो हिस्सा जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा बन गया, यानी कि ऑलरेडी रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा बन चुका है, तो इसको हम ले लेंगे। ठीक है, मीनिंग ऑफ सैलरी में डियरनेस अलाउंस बोला है 10% ऑफ सैलरी 2 लाख। 2 लाख का पहले 10% निकाल दो, 2 लाख का 10% कितना आ गया? 20,000। यहीं पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। ये आपको सैलरी का 10% बोला, इसका ये मतलब नहीं है कि वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी है या फिर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा है। वो सिर्फ ये कह रहा है कि जो सैलरी मिलती है उसका 10% आपको क्या मिलेगा? डीए मिलेगा, यानी कि ये 10% ऑफ सैलरी जो होगा वो भी नहीं लिया जाएगा। 10% ऑफ सैलरी लिख दिया तो वो भी हिस्सा उसका नहीं बनेगा। इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर डियरनेस अलाउंस का अमाउंट नहीं दिया है बल्कि बोला है कि वो 10% सैलरी का है और सैलरी का 10% आप निकालते हो तो वो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा नहीं बनता, यानी कि वो मीनिंग ऑफ सैलरी का हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक, डियरनेस अलाउंस दिया है आपको 20,000 और बोल रहा है कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी या रिटायरमेंट बेनिफिट। जब चिल्ला के बोल ही दिया कि हम है रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको मीनिंग ऑफ सैलरी में ले लेंगे। डियरनेस अलाउंस बोला है और बोला है कि 60% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी, यानी कि 20,000 नहीं, 20,000 का 60%, 20,000 का 60%, तो 20,000 का 60% कितना होता है? 12,000, यानी कि 12,000 जो है वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी हो जाएगा। 20,000 नहीं होगा बल्कि मीनिंग ऑफ सैलरी कितना हो जाएगा? 12,000। लास्ट बोला है कि डियरनेस अलाउंस 2 लाख है, 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% कितना है? 20,000। ये 20,000 नहीं होगा रिटायरमेंट बेनिफिट का, क्योंकि कह रहा है कि 60% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। इसका मतलब कि इसका 60%, तो इसका 60% कितना आएगा? 12,000। इसका मतलब कि ये 12,000 हमारा हिस्सा बनेगा। कहानी समझ में आई? डियरनेस अलाउंस के साथ आपको इतने तरह का खिलवाड़ कर सकता है, इसके अलावा और कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, और इस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। ठीक है, जब डियरनेस अलाउंस लिखेगा नहीं लेंगे मीनिंग ऑफ सैलरी में, जब डियरनेस पे लिखेगा तो पूरा ले लेंगे, जब 10% बोलेगा नहीं लेंगे, जब रिटायरमेंट बेनिफिट बोलेगा ले लेंगे, जब कुछ उसका हिस्सा बोलेगा डियरनेस अलाउंस का कि ये हिस्सा रिटायरमेंट बेनिफिट का, तो वो भी ले लेंगे। ठीक, यानी कि इन सर्कमस्टांसेस में हम लोग डियरनेस अलाउंस को मीनिंग ऑफ सैलरी में लेंगे। इनके अलावा अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस हुआ तो हम लोग डियरनेस अलाउंस नहीं लेंगे। क्लियर हो गया? एचआरए में सिर्फ अभी हम लोगों ने प्रोविजन देखा है और अभी हम लोगों ने सिर्फ देखा है कि किस किस तरीके से आपके साथ खिलवाड़ कर सकता है डीए के साथ। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी एचआरए पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, क्योंकि हम लोग को अभी प्रैक्टिस करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एचआरए पे, और बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि एचआरए एकदम मेरे दिल में बैठ जाए, मेरे दिमाग में बैठ जाए, मेरे खून में बैठ जाए। क्योंकि एचआरए से आपका कई सारे क्वेश्चंस आएंगे और मेरे ख्याल से सैलरी के शायद ही कोई क्वेश्चन होगा, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कोई क्वेश्चन होगा जिसमें एचआरए नहीं होगा।
तो इस पे हम लोग और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एक बार आप लोग प्रोविजन रिवाइज कर लेना और प्रोविजन रिवाइज करके हम लोग कल की क्लास में सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।